हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल नालंदा ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आज की टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी चीज़, अगर आप देखते हो किताब में इसको उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो इसकी क्लियरिटी नहीं हो पाती बच्चों को, बच्चे टॉपिक नहीं समझ पाते। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को दो तरीके से समझाया। पहला तरीका आपके पेपर के एंगल से बनाया गया है, जो कि काफ़ी कम टाइम में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत सारे जो आगे कार्टून वाले टॉपिक्स आएंगे, इसके अलावा लॉन्ग आंसर्स आएंगे 4 नंबर के 6 नंबर के, वो सब के सब इस शीत युद्ध के दायरे से जुड़े हुए। इसीलिए मैंने इसे दो तरीके से बनाने की कोशिश करी है, एक शॉर्ट में और फिर उन्हीं को एक्सप्लेन कर दिया। इसलिए इस टॉपिक्स को बिल्कुल ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखते हैं तो ये पूछा गया है शीत युद्ध का दायरा, शीत युद्ध का दायरा या क्षेत्र। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं शीत युद्ध का दायरा, दायरा मतलब एरिया या क्षेत्रफल। शीत युद्ध कहाँ तक फैला हुआ था? तो सबसे पहली चीज़ है, क्या पूछना चाह रहा है ये, शीत युद्ध कहाँ तक फैला हुआ था। शीत युद्ध हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। शीत युद्ध प्रत्यक्ष रूप से ना होके अप्रत्यक्ष रूप से लड़ा गया युद्ध माना जाता है। ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी है। अगर हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो शीत युद्ध बताया जा रहा है कि शीत युद्ध किसके बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के जो भी गुट हैं, अमेरिका और सोवियत संघ के गुटों के बीच में छिटपुट लड़ाइयाँ हुई। ठीक है, कुछ हद तक लड़ाइयाँ जो हुई वो क्या है, रक्त रंजित भी थी। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है छिटपुट लड़ाइयाँ हुई जिसमें क्या है, थोड़ा बहुत युद्ध भी हुआ, लेकिन वो किसमें नहीं बदल सका, परमाणु युद्ध में नहीं बदल सका। या फिर हम देख सकते हैं शीत युद्ध के दौरान कुछ लड़ाइयाँ हुई, जैसे कि वियतनाम में, कोरिया में या अन्य देशों में, वो तीसरे विश्व युद्ध का रूप नहीं ले सकी। पहली चीज तो ये थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके दायरे को अगर हम समझें तो दायरा देखने में तो ऐसा लगता है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन क्लियर करते हैं हम लोग शीत युद्ध के बारे में, अमेरिका और सोवियत संघ। तो सबसे पहले अमेरिका बिल्कुल दूर है। अगर हम बात करते हैं अमेरिका जो महाद्वीप है वो काफी अलग है, और सोवियत संघ की बात करते हैं वो भी बिल्कुल अलग है। तो पहले ये दोनों देश ही बिल्कुल दूर दूर है। पहली चीज माइंड में ये क्लियर रखना कि दोनों देश बिल्कुल अलग अलग है। अब इनके बीच कंफ्यूजन यही है कि इनके बीच लड़ाई कैसे हो रही है। तो सिंपल सी चीज ध्यान रखना, लड़ाई इनके बीच कैसे हो रही है। तो लड़ाई होने का जो मेन रीजन है वो ये है कि किसी भी देश में लड़ाई है। तो सिर्फ माइंड में एक चीज ध्यान रखना, किसी भी देश में लड़ाई होगी। अगर मान के चलो कोरिया में लड़ाई हो रही है, या फिर वियतनाम में लड़ाई हो रही है, या फिर जितने भी नाम लिखे जहां भी लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई किसके बीच हो रही है, वो लड़ाई उन देश के अंदर, जो देश है उस देश के अंदर के लोगों के बीच हो रही है। ठीक है, लड़ाई अंदर हो रही है उन लोगों के बीच में, पर जो हस्तक्षेप कर रहा है वो अमेरिका और सोवियत संघ है। ये चीज बिल्कुल माइंड में क्लियर रखना कि लड़ाई देश के अंदर प्रशासन को लेके होगी, या फिर सेना को लेके होगी, या फिर किसी भी तरीके की राजगद्दी को लेकर कह सकते हो, या प्रशासन को लेकर है, पर हस्तक्षेप किसका है, अमेरिका और सोवियत संघ का। सिर्फ ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज अगर आपको समझ में आई तो सारी चीजें इजीली समझ में आ जाएंगी। पहली चीज है शीत युद्ध का दायरा। शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी, 1948। अगर हम बात करते हैं बर्लिन मतलब जर्मनी से, बर्लिन जो है राजधानी है, तो हम बात करते हैं जर्मनी से इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब जर्मनी मतलब यूरोप से शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी 1948, 1948 में हुई थी। लेकिन ये केवल यूरोप तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये यूरोप महाद्वीप के बाद एशिया महाद्वीप में भी गई थी। एशिया महाद्वीप के बाद ये अफ्रीका महाद्वीप में भी देखने को मिलता है। और यही चीज हमें क्या है, उत्तरी अमेरिकन के कैरिबियन द्वीप समूह क्यूबा, जिसके बारे में हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, वहां भी देखने को मिलता है। तो सिंपल सी चीज अगर हम अब देखते हैं, शीत युद्ध का दायरा सीमित नहीं था, बल्कि ये विश्व के सभी महाद्वीपों में हमें देखने को मिलता है। ये मोस्टली आपका एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर में, उसका बेसिक आंसर इतना ही है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, नॉर्मली हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कि हमें समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि शीत युद्ध का दायरा, तो शीत युद्ध का दायरा सीमित नहीं था, बल्कि ये कहाँ फैला हुआ था, बल्कि ये पूरे विश्व में फैला हुआ था। कहने का मतलब है जिस महाद्वीप में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मतभेद है किसी भी मुद्दे को लेकर, वो शीत युद्ध का ही हिस्सा माना जाता है। इसका मतलब 1945 से लेके 1991 के बीच किसी भी देश में अमेरिका और सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, वो क्या माना जाएगा, आपका शीत युद्ध का दायरा या क्षेत्र माना जाएगा। तो ये सबसे पहले बेसिक चीज आपकी क्लियर हो गई है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आंसर फिनिश है। बट फिर क्वेश्चन ये बनता है कि फिर इतना ज्यादा एक्सप्लेन क्यों कर रखा है। एक्सप्लेन करने का पर्पज है, मैंने साथ में बताया, क्योंकि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 4 नंबर के
6 नंबर के और कार्टून बनेंगे, इसीलिए मैंने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो हम सीरियल वाइज कोशिश करेंगे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की, और इसे करने के बाद आपका पिछला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा और आप इसमें से कुछ चीज़ें उसमें भी लिख सकते हो। अगर आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तो चीज़ों को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हो और अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, रटने से बेटर है कॉन्सेप्चुअल पढ़ना, क्योंकि आप बड़ी क्लासेस में हो, बड़ी क्लासों में सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा सक्सेस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं वो है हमारा बर्लिन की नाकेबंदी। तो सबसे पहले 1948, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शीत युद्ध की शुरुआत होती है, ठीक है, शीत युद्ध की जो शुरुआत होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो पहला मतभेद होता है वो कहाँ होता है? बर्लिन में, मतलब कि जर्मनी में। तो जर्मनी को ध्यान रखना, नॉर्मली मैं इतना टाइम नहीं है फिर भी बेसिक चीज़ें बताऊंगा। मान के चले हम यूरोप का मैप है, तो यूरोप के मैप में अगर हम बात करते हैं तो हमने डिवाइड कर दिया, ये आपका पश्चिमी यूरोप हो गया पश्चिम में, और ये आपका पूर्वी यूरोप हो गया। तो यहाँ पे आ जाता है आपका जर्मनी बिल्कुल बाउंड्री पे, और यहाँ आ जाता है आपका बर्लिन। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये जर्मनी है, जर्मनी के बीच ये क्या है? बर्लिन। बर्लिन जो है इसकी राजधानी है। तो इसकी राजधानी में क्या आता है? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया तो जर्मनी को बहुत बुरी तरह हरा दिया और जर्मनी को क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। तो 3 हिस्से जो थे वो किसने ले लिए? फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। फ्रांस ब्रिटेन ने बांट लिया, और जो ये वाला हिस्सा बच गया ये किसने ले लिया? सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने ये तो ले लिया, पर साथ साथ में सोवियत संघ ने बर्लिन पर भी कब्जा कर लिया। इसका मतलब बर्लिन पूरा का पूरा किसके कब्जे में आ गया? सोवियत संघ के कब्जे में आ गया। और इस तरीके से हम देखते हैं ये 1945 से शुरू हो गया था, पर हम देखते हैं 1948 तक, 3 साल तक ये प्रोसेस चलता रहा। लेकिन 1948 में सोवियत संघ ने, वैसे इससे पहले बहुत सारे प्रोसेस हुए थे, ट्रूमैन सिद्धांत आया था, ठीक है, मार्शल योजना आई थी, बहुत सारे प्रोसेस हुए थे, वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, वो हम अलग से देखेंगे। पर यहाँ पे अगर हम देखते हैं 1945 से 48 के बीच जितने भी प्रोसेस हुए थे, उन प्रोसेस के बाद हम क्या देखते हैं कि सोवियत संघ ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया। जैसे ही इसने बर्लिन पर कब्जा किया, बर्लिन में कब्जा करने के बाद कौन नाराज हो गए? अमेरिका, और उसके साथ कौन? उसके मित्र देश। मित्र देश कौन आ गए? पश्चिमी यूरोप के मोस्टली सारे देश उसके पक्ष में थे, और इस तरीके से ये मनमुटाव तेजी से बढ़ने लग गया। 1948 के बाद हम देखते हैं तो सोवियत संघ ने क्या किया? सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, मतलब पूरे बर्लिन पर ही कब्जा कर लिया। इसका मतलब नाकेबंदी का मतलब क्या हो गया? बर्लिन की नाकेबंदी का मतलब हो गया जो भी रेलवे होगी, सड़क होगा, पुल होगा, नहर होगा, सबको बंद कर दिया। इसका मतलब पश्चिमी यूरोप के देश या अमेरिका जो कहाँ नहीं जा सकता था, वो बर्लिन में नहीं जा सकता था। इससे कौन नाराज हो गए? इससे हम देखते हैं पश्चिमी यूरोप के देश और अमेरिका नाराज हो गए, और उन्होंने क्या किया? इस मनमुटाव को खत्म करने के लिए, या फिर उन्होंने क्या किया, वो भी मानने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया? हवाई जहाज से, ठीक है, हवाई जहाज से बहुत सारे खाने पीने की चीजें कहाँ पहुंचाई? पश्चिमी बर्लिन। अब बर्लिन को भी 2 में डिवाइड करने हैं, पश्चिमी बर्लिन में उन्हें खाने पीने की चीजें पहुंचाई, और इस तरीके से ये मनमुटाव लगभग 1 साल हमें देखने को मिलता है, 1948 से 1949 तक। और 1949 में हम देखते हैं सोवियत संघ ने क्या किया? बर्लिन की नाकेबंदी को समाप्त कर दिया। इस तरीके की बर्लिन की नाकेबंदी जो है वो 1948 में शुरू हुई थी और 1949 में समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो यहीं से हमें क्या देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीत युद्ध की शुरुआत देखने को मिलती है। पहला पॉइंट हो गया बेटा। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है कोरिया संकट। कोरिया संकट अगर हम बात करते हैं तो कोरिया संकट में इंपॉर्टेंट ये है, एक तो कोरिया के बारे में अंदाजा लग जाएगा, दूसरी चीज है 6 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से और निकल के आएगा, शीत युद्ध में भारत की भूमिका। हालांकि ये टॉपिक अभी नहीं कराऊंगा, जब भारत के बारे में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स, उसमें मैं आपको ये कराऊंगा, बस ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता देता हूं मैं। तो हम बात करते हैं कोरिया संकट। तो सबसे पहली चीज है जो शीत युद्ध चल रहा था, जो शीत युद्ध का जो दायरा था या शीत युद्ध जो चल रहा था वो कहाँ स्टार्ट हुआ? यूरोप में शुरू हुआ, पर वो यूरोप तक सीमित नहीं हुआ, धीरे धीरे वो अन्य महाद्वीपों में भी फैलता चला गया। वो एशिया महाद्वीप में भी आ गया। एशिया महाद्वीप में कहाँ आ गया? कोरिया में। ठीक है, अगर हम कोरिया की बात करते हैं तो कोरिया सोवियत संघ के बगल में कह सकते हो, या चीन के बगल में, या जापान के बगल में एक छोटा सा देश है। कोरिया समझ में आ गया? कोरिया कहाँ पे है? ये आपका चीन कह सकते हो, सोवियत संघ कह सकते हो, या जापान के बगल में एक देश देखने को मिलता है कोरिया। कोरिया छोटा सा देश था, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे कोरिया कब? 1950 में ये 2 भागों में बट गया। 2 भागों में अगर हम बात करते हैं, अगर ये हम नॉर्मली कोरिया का मैप बनाते हैं तो ये आपका हो गया नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया।
किम जॉन के बारे में आप मोस्टली सुनते रहते होंगे, जो तानाशाह हैं वो कहाँ का है, नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया का। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो कोरिया दो भागों में बट गया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। बिल्कुल सिंपल सी चीज ध्यान रखना, मैंने ये चीजें सारे कॉन्सेप्ट एक वर्ड में क्लियर कर दिए हैं, पहले ही मैंने सारी चीजें बता दी हैं। किसी भी देश में अमेरिका और सोवियत संघ को लेकर मतभेद या साम्यवादी और पूंजीवाद को लेकर मतभेद है, वही आपका क्या है, शीत युद्ध का संकट है। ठीक है, तो अब सारी चीजें इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो इस पे कोरिया का जो ऊपरी हिस्सा है, कोरिया के ऊपरी हिस्से पे कौन, एक तरफ से चीन और एक तरफ से सोवियत संघ, सोवियत संघ के बगल में। तो सोवियत संघ ने क्या किया, अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया और 1949 में चाइना भी आजाद हो गया। चाइना जैसे ही आजाद हुआ, चाइना ने भी इसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इस तरीके से नॉर्थ कोरिया की मदद कौन कर रहे थे, साम्यवादी देश, सोवियत संघ और चाइना दोनों मदद कर रहे थे। और हम देखते हैं इसी तरीके से नीचे जो आपका साउथ कोरिया है, इसकी मदद कौन कर रहा था, इसकी मदद कर रहा था अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश इसकी मदद कर रहे थे। तो जैसे ही 1950 में युद्ध शुरू हुआ, किसके बीच में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, देश के अंदर लड़ाई है बेटा, ये ध्यान रखना। बस फर्क ये है, ये साम्यवादी विचारधारा को मान रहा है और ये पूंजीवादी विचारधारा को मानता है। और जैसे ही हम देखते हैं स्टार्टिंग होती है तो चाइना और सोवियत संघ की मदद से नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के एक बहुत बड़े हिस्से पे स्टार्टिंग में तेजी से कब्जा कर लिया। हालांकि सीमाएं ये 1950-51 में बहुत तेजी से बदलती रही हैं, उस पर फोकस नहीं करना, बस नॉर्मल बताऊंगा। तो इस तरीके से बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ऐसा लग रहा था शायद अमेरिका को हार माननी पड़ेगी, पर अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अपना नजरिया बदला और इसने किससे मदद मांगी, यूएनओ से, संयुक्त राष्ट्र संघ। यह आगे एक टॉपिक आएगा आपका जिसमें 193 देश है और उनकी एक अपनी सेना भी है। तो उसने किससे मदद मांगी, यूएनओ से मदद मांगी और यूएनओ ने अपनी सेना दे दी। और इस तरीके से हम देखते हैं कौन शक्तिशाली हो गया, साउथ कोरिया शक्तिशाली हो गया। और साउथ कोरिया ने क्या किया, एक बड़े क्षेत्र पे, साउथ कोरिया ने अब एक बड़े क्षेत्र पर, उल्टा पहले अपोजिट हुआ था, इसने कब्जा किया, अब साउथ कोरिया ने क्या किया, नॉर्थ कोरिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। और लगातार इन दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा था, कभी साउथ कोरिया जीत जाता था, कभी नॉर्थ कोरिया जीत जाता था। लेकिन यह कंफर्म था कि दोनों में से कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जीत सकता। जब ये चीज 3 साल के अंतर्गत समझ में आ गई तो 1953 में दोनों ने समझौता कर लिया, जिसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये भारत की भूमिका है। अभी मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि स्पेशली 6 नंबर का क्वेश्चन आपका इसके अंदर से बन रहा है, वो अलग से ही बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं 1950 में शुरू हुआ कोरिया संकट 1953 में बिना किसी मनमुटाव के रजामंदी से समाप्त कर दिया गया। इस तरीके से हम देखते हैं, आपका एक टॉपिक ये कंप्लीट हो गया, दूसरा ये, तीसरा अगर हम देखते हैं ये आपका वियतनाम संकट। वियतनाम की अगर हम बात करते हैं तो वियतनाम भी आपका कौन से क्षेत्र में आ जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया, दोनों एशिया में है। अगर कोरिया कहते हैं तो कोरिया भी है जो एशिया में, पर वो पूर्व एशिया में है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, वियतनाम की, वियतनाम आपका दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। अगर हम वियतनाम की बात करते हैं तो वियतनाम के साथ भी सेम कंडीशन हमें देखने को मिलती है, लेकिन इस पे एक कार्टून 5 नंबर का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वो आपकी किताब में बनाया हुआ है। आप उस किताब को देखोगे और फिर मेरे लेक्चर को सुनोगे तो इजीली वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वियतनाम के बारे में तो वियतनाम इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये लड़ाई लॉन्ग टाइम तक चली, 1954 से 75 तक, लगभग 21 वर्षों तक आपको ये युद्ध देखने को मिलता है। तो वियतनाम के बारे में अगर हम बात करते हैं, वियतनाम जो था वो 1954 तक फ्रांस का गुलाम था, उपनिवेश था, और 1954 में वो किससे आज़ाद हो गया, वो फ्रांस से आज़ाद हुआ। जैसे ही वो फ्रांस से आज़ाद हुआ वैसे ही सोवियत संघ ने अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया, जिसे कौन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए अमेरिका ने भी क्या करना शुरू कर दिया, अमेरिका ने यहाँ पे एक संगठन बनाया। मैंने आपको पहले ही बता दिया नाटो, सीटो और सेंटो के बारे में। तो उसने क्या किया, अपना एक संगठन बनाया, कौन सा, सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट में अपना एक संगठन। फिलीपींस इसके जस्ट बगल में है, वियतनाम के जस्ट बगल में पास में एक देश है फिलीपींस, उसके साथ थाईलैंड के साथ मिलकर एक संगठन बनाया और इस क्षेत्र पर प्रभुत्व करने की कोशिश करी। फिर हम दोबारा से डिवाइड करते हैं किसको, आपका वियतनाम को। वियतनाम को भी आप इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हो, सेम कंडीशन। अगर उत्तरी वियतनाम की बात करते हो तो इस पर किसका नियंत्रण है, इसकी मदद कौन कर रहा है, इसकी मदद कर रहा है सोवियत संघ और चाइना। फिर अगर हम बात करते हैं किसके, दक्षिण की, अगर हम दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण में कौन आ जाएगा, अमेरिका। सेम कंडीशन दोबारा वैसी हो गई, एक की मदद कौन कर रहा है, नॉर्थ की मदद जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, सोवियत संघ, और साउथ की मदद कौन कर रहा है,
अमेरिका। सेम वही कंडीशन है जैसा कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, कोरिया में देखने को मिलता है, वही हमें कहाँ देखने को मिलता है, वियतनाम में ही देखने को मिलता है। बस फर्क ये है कि वो 3 साल चला था और ये 21 साल चला था, तो ये लॉन्ग टाइम तक चला था। और इसमें ना तो सोवियत संघ हार मानने के लिए तैयार था और ना ही अमेरिका हार मानने के लिए तैयार था। और इस तरीके से हम देखते हैं इसमें अमेरिका ने अपनी पूरी जान लगा दी। अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हैं, चाहे वो जॉनसन हो, रिचर्ड निक्सन हो, या फिर उससे पहले के भी बहुत सारे राष्ट्रपति हमें देखने को मिलते हैं, इन सभी राष्ट्रपति ने यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष किया ताकि किसको, वियतनाम पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। लेकिन हम देखते हैं 21 साल संघर्ष करने के बाद भी वियतनाम पर अमेरिका का कब्जा स्थापित नहीं हो सका और मजबूरन यहाँ से किसके, रिचर्ड निक्सन, अगर हम बात करते हैं तो रिचर्ड निक्सन के समय में यहाँ से सेना को वापस जाना पड़ा। तो 1975 में एक बहुत बड़ी हार हमें अमेरिका की देखने को मिलती है। और ख़ास बात है इसमें हार का सबसे बड़ा जो कारण था, एक लंबे समय तक चलता हुआ संघर्ष, और दूसरा खुद अमेरिका के लोगों ने इसकी आलोचना की और उन्होंने अमेरिकी सरकार पर दबाव डाला कि सारे सैनिकों को वापस बुलाया जाए और वियतनाम के संकट को रोका जाए। इस तरीके से हम देखते हैं 1975 में अमेरिका की एक बहुत बड़ी हार हमें देखने को मिलती है। एक छोटे से देश पर कब्जे करने में इसने 21 साल लगाए, उसके बाद भी इसको कामयाबी नहीं मिली। चलो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो 4th टॉपिक आता है वो आता है मिस्र या सुएज नहर। ये आपकी किताब में नहीं दिया गया है, बट अगर हम देखते हैं CBSE की गाइडलाइन में दे रखा है और ये शीत युद्ध का ही एक पार्ट माना जाता है। तो अब हम देखते हैं किसके बारे में, मिस्र, क्योंकि हमें अफ्रीका महाद्वीप की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि शीत युद्ध जो था वो अफ्रीका महाद्वीप में भी देखने को मिलता है। अफ्रीका महाद्वीप में अगर हम बात करते हैं मिस्र की, मिस्र जो था स्टार्टिंग में जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने इस पर कब्जा कर रखा था और मिस्र में जो है एक नहर बनाई गई थी। ठीक है, मिस्र में एक नहर बनाई गई थी, सुएज नहर, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती थी। इस मार्ग से क्या होता था, रास्ता छोटा हो जाता था। तो इस तरीके से मिस्र किसका गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था। लेकिन हम देखते हैं 1945 के बाद अधिकतर देश आज़ाद हो गए, कहाँ के, एशिया के। और 1955 के बाद अधिकतर देश कहाँ के आज़ाद हुए, अफ्रीका के। तो इसका मतलब 1956 तक कौन आज़ाद हो गया, मिस्र भी ब्रिटेन से आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद हम देखते हैं मुद्दा जो आया वो आया कि सुएज नहर पर किसका अधिकार हो, ब्रिटेन का अधिकार होना चाहिए या फिर मिस्र का अधिकार होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर दोबारा से हम देखते हैं किसके बीच मनमुटाव पैदा हो गया, वैसे मिस्र और ब्रिटेन के बीच हुआ, पर हस्तक्षेप किसने किया, मिस्र का पक्ष कौन लेगा, सोवियत संघ। तो मिस्र का पक्ष किसने लिया, सोवियत संघ, और भारत ने भी मिस्र का ही पक्ष लिया। उन्होंने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण जब किया तो उसका पक्ष लिया, और दूसरी तरफ अमेरिका किसका पक्ष लेगा, ब्रिटेन का पक्ष लेगा। सुएज नहर के राष्ट्रीयकरण को लेकर किसके बीच मनमुटाव हो गया, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हमें मनमुटाव देखने को मिलता है। इस तरीके से सुएज नहर का संकट हमें कब देखने को मिलता है, 1956 में। ठीक है, तो ये भी किसके बीच है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। हालांकि ये लड़ाई मिस्र और किसकी थी, ब्रिटेन की थी, पर ब्रिटेन की तरफ से कौन आ गया, सोवियत संघ, और मिस्र की तरफ से किसने पक्ष लिया सॉरी, अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखना कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें अगर मिस्र की तरफ से जो हम पक्ष की बात करते हैं, सोवियत संघ ने लिया और साथ में भारत ने भी उसे सपोर्ट किया। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं किसकी, अमेरिका की, अमेरिका ने किसका पक्ष लिया, ब्रिटेन का पक्ष लिया था। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट है। अगला टॉपिक अगर हम बात करते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना, क्यूबा मिसाइल संकट। आपकी किताब में अगर आप पढ़ोगे तो सबसे पहले ये वाला टॉपिक दे रखा है। ठीक है, बट मुझे लगता है सीरियल वाइज करा रहा हूँ, इसीलिए मैंने सबसे पहले इस टॉपिक को नहीं कराया। मैंने शीत युद्ध से शुरू किया और इस टॉपिक को जहाँ रखना था वहीं पे मैंने रखा है, क्योंकि शीत युद्ध की अगर हम बात करते हैं, शीत युद्ध के दायरे के अंतर्गत क्यूबा भी आता है। तो क्यूबा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्यूबा कहाँ पे, उत्तरी अमेरिकी जो महाद्वीप है उसी का एक हिस्सा मान सकते हैं, या फिर उसके बगल में कैरिबियन द्वीप समूह है, उसी में ही एक टापू है जिसे क्यूबा कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल देखेंगे तो क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। तो क्यूबा मिसाइल संकट को समझने के लिए सबसे पहले बेसिकली हम सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊँगा। 1959 ठीक है, 1959 में एक व्यक्ति थे फिदेल कास्त्रो। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ठीक है, यहाँ अमेरिका समर्थित सरकार को हरा दिया और यहाँ पे साम्यवादी शासन लागू किया। किसने, वहाँ के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो। वैसे राष्ट्रपति वो बाद में बने। फिदेल कास्त्रो ने क्या किया, अमेरिका के पक्ष वाली चीज़ों को हटा दिया वहाँ से और साम्यवादी शासन लागू किया और अपने आप को वहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। कब,
1959 में, और फिदेल कास्त्रो 1959 से लेकर 2008 तक लंबे समय तक साम्यवादी शासन करने वाले एक नेता माने जाते हैं। ठीक है, काफ़ी लॉन्ग टाइम उन्होंने शासन किया। तो फिदेल कास्त्रो ने क्या किया, 1959 में जैसे ही उस पर कब्जा कर लिया, अभी किसको बर्दाश्त नहीं होगा, ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होगा। और उसके बाद अमेरिका उस पर नियंत्रण करना चाहता था। क्यों? क्योंकि जस्ट वो उसके बगल में था, पास में एक टापू था, इसीलिए उस पर कब्जा करना चाहता था। और इसी को ध्यान में रखते हुए उनने 1961 में क्या किया, उसने एक आक्रमण किया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1961 में अमेरिका द्वारा एक आक्रमण किया गया। ठीक है, कहाँ पे, पिक्स ऑफ वे कहा गया उसे 1961 में। जैसे 1961 में अमेरिका ने इस पे आक्रमण किया, पर उसे ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई और पहली बार यहाँ पे उसे हार का सामना करना पड़ा। इस तरीके से कौन हार गया, अमेरिका हार गया। पर 1961 से अब टेंशन किसको हो रही है, अब टेंशन हो रही है साम्यवादी समर्थक। साम्यवादी समर्थक कौन होगा, सोवियत संघ। तो इसमें किताब में आपके लिख रखा है, अप्रैल 1961 से सोवियत संघ को किसकी चिंता सता रही थी, कहीं अमेरिका क्यूबा पर कब्जा ना कर ले, क्योंकि क्यूबा क्या था, साम्यवादी देश था। फिर सोवियत संघ ने क्या किया, उसे आर्थिक, सैनिक और कूटनीतिक सहायता करनी शुरू कर दी। कब, 1961 से, ताकि वो किसका मुकाबला कर सके, अमेरिका का मुकाबला कर सके। इस तरीके से 1961 के बाद सोवियत संघ लगातार क्यूबा में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी निभा रहा था। और एक बहुत बड़ा बदलाव आया 1962 में, जो आपका टॉपिक है 1962 में। 1962 में हम क्या देखते हैं, 1962 में सोवियत संघ ने क्या किया, क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। ठीक है, तो क्या किया, क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। जैसे ही मिसाइल तैनात करोगे तो जाहिर सी बात है क्यूबा अमेरिका के पास में, तो पहले सोवियत संघ और अमेरिका दूर दूर थे। अगर हम बात करते तो क्या थे, दोनों दूर दूर थे। तो इसका मतलब एक, अगर सोवियत संघ कोई मिसाइल भी छोड़ता है तो वो अमेरिका के बहुत कम हिस्से पर आक्रमण होगा, बहुत जो हिस्सा होगा वो कम नष्ट होगा। पर अगर क्यूबा पे सैनिक अड्डा बनाया, वहाँ पे मिसाइल रखी और वहाँ से अगर अमेरिका पे हमला किया गया तो अमेरिका को के ज़्यादा हिस्से को नष्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि अमेरिका के लिए खतरे की बात थी। अमेरिका को इस मिसाइल संकट के बारे में, ठीक है, जो मिसाइल तैनात की गई थी, इसके बारे में कब पता चला, 3 हफ्ते बाद पता चला। जैसे ही अमेरिका को पता चला कि क्यूबा द्वारा मिसाइल तैनात की गई है, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए वो क्या था, सोवियत संघ का विरोध करना चाहता था। पर उसे पता था दोनों ने बहुत ज़्यादा परमाणु बम बना लिए हैं, प्रत्यक्ष रूप से वो भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने क्या किया, उसने किसी ना किसी तरीके से सोवियत संघ को रोकने की कोशिश करी। और इस तरीके से उसने क्या किया, अपनी जंगी बेड़ों को किसको रोकने के लिए, सोवियत संघ के जहाजों को रोकने के लिए भेजा, ताकि वो क्यूबा तक ना पहुंच पाए। फिर ऐसी परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच युद्ध होके ही रहेगा। फिर अंत में हम देखते हैं किसने, सोवियत संघ ने अपनी जो जंगी बेड़े थे या फिर जो पानी के जहाज थे, उन्हें धीरे धीरे उनकी गति कम कर दी और धीरे धीरे उन्हें वापस बुला लिया। इस तरीके से अगर हम देखते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मनमुटाव धीरे धीरे समाप्त हो गया और पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के होने से बच गई। तीसरे विश्व युद्ध के होने से तो बच गई, पर यहाँ अगर हम बात करते हैं तो कुछ टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अमेरिका के उस समय में राष्ट्रपति कौन थे। अगर हम बात करते हैं जॉन एफ कैनेडी, इसी तरीके से पूछा जाएगा सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे या अध्यक्ष कौन थे, तो हम देखते हैं निकिता ख्रुश्चेव। तो इस तरीके से ये नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं क्यूबा मिसाइल संकट तो खत्म हो गया, पर इससे एक क्वेश्चन और बना लिया जाता है, क्या क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जा सकता है। तो इसको ध्यान से देखना एक बार आप, क्या क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का एक चरम बिंदु माना जा सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्यूबा मिसाइल संकट, ये तो पता चल गया क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, पूरा प्रोसेस बता ही दिया। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जा सकता है। तो अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन ये है, क्या क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जा सकता है। तो इसको मैं थोड़े से टुकड़ों में कर दूंगा ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझा सकूं। सबसे पहले आपको ये नहीं पता चरम बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है, ये समझ में आई गया आपको क्यूबा मिसाइल संकट क्या था और शीत युद्ध। तो शीत युद्ध आपको पता ही है, 1945 से 1991 के बीच अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो लड़ाई हुई वो शीत युद्ध था, ये चीज़ क्लियर है। दूसरी चीज़ क्यूबा मिसाइल संकट, ये भी मैंने आपको
बता दिया है। तो ये दो चीज़ें क्लियर हैं। अब जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आता है चरम बिंदु। चरम बिंदु क्या होता है? चरम बिंदु का मतलब होता है पीक पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट कैसे? जैसे अगर हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पीक पॉइंट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, तो हम क्या देखते हैं? माउंट एवरेस्ट पीक पॉइंट है। इसी तरीके से जो शीत युद्ध हुआ कब से कब तक? 1945 से 1991। तो हमने देखा बहुत बार लड़ाई हुई, हर महाद्वीप में लड़ाई हुई, और यही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। पर क्या जो क्यूबा मिसाइल संकट था उसमें ऐसा माहौल था, दोनों की सेनाएं आमने सामने थी? वही चीज ये पूछना चाह रहा है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा अगर आप आंसर देखते हो तो हम कह सकते हैं हाँ, ये माना जा सकता है कि क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि 1962 से पहले, अगर आप 1945 से 1961 तक देखते हो, तब भी बहुत सारे क्षेत्रों में मनमुटाव हुए। अब मनमुटाव कहाँ हुए? तो आपने पता है बर्लिन को लेकर हुए थे, ठीक है, कोरिया को लेकर हुए थे, ठीक है, वियतनाम में भी प्रोसेस चल ही रहा था, तो कई जगह हुए 1961 से पहले। पर इतने ज्यादा मनमुटाव या इतनी भयंकर लड़ाई जैसा माहौल कभी भी क्रिएट नहीं हुआ था। सेम कंडीशन 1962 के बाद अगर हम 1963 से लेकर 1991 तक देखते हैं, अफगानिस्तान का संकट अगर आप देखते हो, या फिर और जगहों पर भी जो संकट या मनमुटाव पैदा हुए, वो भी ऐसे नहीं थे। वहां पे भी हमें क्या है? बहुत ज्यादा मनमुटाव देखने को नहीं मिलता। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा मनमुटाव या युद्ध की परिस्थिति कहां देखने को मिलती है? 1962 में हमें देखने को मिलती है। इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो क्यूबा मिसाइल संकट भी हो गया। एक टॉपिक आपका आ जाता है, वो है भारत पाकिस्तान युद्ध। अगर हम भारत पाकिस्तान युद्ध की बात करते हैं तो यहाँ हम भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस ना करने का कारण ये है क्योंकि आपकी सेकंड बुक में आएगा, तो वहाँ पे हम इसे एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल हमें ये जोड़ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि हम वर्ल्ड को पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम इंडिया को नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या है वर्ल्ड को पढ़ रहे हैं। तो इंडिया को ना पढ़ के हम इंडिया के साथ वर्ल्ड को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ वर्ल्ड की बात करते हैं तो इसमें एक कार्टून आता है, इसलिए समझना जरूरी है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन, तो 1970 का दशक, 70 का दशक है मतलब 1971 से लेके 1980 का टाइम पीरियड मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव हुए। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव होंगे तो देश के अंदर भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चेंजेस आए हैं इनको समझना बहुत जरूरी है। इसी से आपका एक कार्टून निकल के आता है। कौन सा कार्टून? अगर हम बात करते हैं यहीं से एक कार्टून निकल के आता है, वो है आपका अमेरिका ने किससे दोस्ती कर ली? चीन से दोस्ती कर ली। अभी तक आपने पढ़ा चीन क्या है? कम्युनिस्ट विचारधारा को मानता है। इसका मतलब किसका दोस्त है? सोवियत संघ का दोस्त है। तो इन अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन किसी भी देश की राष्ट्रीय परिवर्तन को भी प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भारत पाक युद्ध से पहले की परिस्थिति के बारे में, तो हम देखते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोवियत संघ और चाइना से। तो चाइना 1949 में आज़ाद हुआ। आज़ाद होते ही उसने क्या किया? पूंजीवाद का विरोध किया, क्योंकि उसने साम्यवाद को अपना लिया। जैसे ही उसने साम्यवादी विचारधारा को अपनाया, वैसे ही वो किस खेमे से अलग हो गया? अमेरिका के पूंजीवादी गुट या खेमे से अलग हो गया। इसका मतलब उस पर कौन सा ऑप्शन है? सोवियत संघ का ऑप्शन है। इस तरीके से सोवियत संघ ने उसकी मदद करनी शुरू करी, क्योंकि दोनों साम्यवादी देश थे, और इस तरीके से 10 साल तक तो उसने मदद करी। 1949 से लेकर 1959 तक उसने मदद करी, पर कुछ क्षेत्रों को लेके, क्योंकि दोनों आसपास में, अगर हम बात करते हैं ऊपर आपका रूस है और जस्ट उसके नीचे चाइना है, तो दोनों के बीच क्या है? किसी सीमा को लेकर मतभेद हो गया 10 साल बाद। और 10 साल बाद ही 1969 में 69 में दोनों में मनमुटाव बढ़ गया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। विचारधारा जरूर एक मान रहे हैं, पर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। लगभग 20 साल तक इनकी दोस्ती चलती रही और 20 साल बाद ये एक दूसरे से अलग हो गए। और 1969 की अगर हम बात करते हैं तो चाइना बिल्कुल अकेला पड़ गया। इसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसने अपना बेसिक विकास बहुत ज्यादा कर लिया था, पर इसे बहुत तेज गति से अपना आर्थिक विकास करना था, पर इसके पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं था। और इस तरीके से हम देखते हैं वो क्या था? एकांतवास का जीवन व्यतीत कर रहा था। पूंजीवाद से पहले ही अलग हो गया था अमेरिका से, अब साम्यवाद से भी अलग हो गया, सोवियत संघ से। इस तरीके से हो गया, बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अब उसे विकास करने के लिए क्या चाहिए था? सबसे पहली चीज टेक्नोलॉजी चाहिए थी, प्रौद्योगिकी, और साथ में उसे क्या चाहिए था? पैसा भी चाहिए था। तो पैसे की अगर हम बात करते हैं तो किस चीज की जरूरत है उसे? एफडीआई और एमएनसी। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं, बच्चों को एफडीआई और एमएनसी नहीं पता होता। अगर हम एफडीआई की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। जब कोई देश, ठीक है, जब कोई दूसरा देश किसी अन्य देश में प्रत्यक्ष डायरेक्ट पैसे इन्वेस्ट करता है, मतलब लगाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? एफडीआई कहा जाता है। एमएनसी क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय
निगम या कंपनी, निगम कह सकते हो। तो बहुराष्ट्रीय मतलब कि बहुत सारे राष्ट्रों में जो कंपनी या फैक्ट्री काम करती है वो आपका क्या आ जाएगा, एमएनसी। तो ये दो वर्ड बार बार रिपीट होंगे, लास्ट वाले चैप्टर में फिर आएंगे, सेकंड बुक में भी आएंगे, ये बार बार कॉमन चीज़ है, ये आपको बेसिकली सबको पता होना चाहिए। तो अब चाइना क्या चाहता था, उसने बेसिक विकास तो कर लिया था, अब उसे एफडीआई और एमएनसी चाहिए थी, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है उसे किसी ना किसी से दोस्ती करनी थी जो उसकी आर्थिक मदद कर सके। इस तरीके से हम देखते हैं 1970 के दशक, मैंने कहा ना बहुत बड़ा परिवर्तन आया। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं 1970 के दशक में एक बहुत बड़ा परिवर्तन क्या आया, 1971 में अमेरिका ने, कहाँ होते हुए, किसकी बात करें हम, अमेरिका की, अमेरिका 1971 में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अमेरिका कब, 1971 में कहाँ की यात्रा करी, पाकिस्तान होते हुए चाइना की यात्रा करी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक 1945 से लेकर अगर आप देखोगे तो 1971 तक साम्यवादी का दोस्त साम्यवादी होता है, पूंजीवादी का दोस्त पूंजीवादी होता है। पर 1971 में पहली बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, एक पूंजीवादी देश ने एक साम्यवादी देश से दोस्ती कर ली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन कि मतलब अब सिद्धांत जरूरी नहीं है, अब व्यवहार बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब कि प्रैक्टिकल चीजों पे अब ज्यादा फोकस दिया जाने लगा। इस तरीके से प्रैक्टिकल चीजें क्या हो गई, पहली बार अमेरिका पूंजीवादी देश चीन साम्यवादी देश से दोस्ती कर ली। और इस तरीके से हम देखते हैं कि कौन दोस्त बन गए, अमेरिका, पाकिस्तान और चीन दोस्त बन गए। अब जाहिर सी बात है भारत की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान भी भारत का दुश्मन है, बगल में चाइना भी भारत का दुश्मन है। तो भारत क्या है, अकेला पड़ गया, भारत भी मजबूर हो गया। और दूसरी तरफ किसको डर है, सोवियत संघ को डर है। इसीलिए हम देखते हैं भारत ने सोवियत संघ से 1971 में ही 20 वर्षीय समझौता कर लिया। तो भारत ने भी किससे दोस्ती कर ली, भारत ने भी सोवियत संघ से दोस्ती कर ली। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने, चाइना जो है वो किससे जुड़ गया, अमेरिका से जुड़ गया। और इस तरीके से उसने क्या किया, 1972 के बाद तेजी से अपना आर्थिक विकास करना शुरू कर दिया। अगला टॉपिक है आपका 7, अफगानिस्तान संकट। अगर हम देखते हैं अफगानिस्तान संकट 1979 से 1989 के बीच में हमें देखने को मिलता है। ये आपकी किताब के एंगल से पर उसमें क्लियर नहीं दे रखा है, क्योंकि अफगानिस्तान के संकट की बात करते हैं तो आज 2020 में भी अफगानिस्तान में हमें संकट देखने को मिलता है। इसलिए अफगानिस्तान के बारे में थोड़ी सी डाउट थे कि क्लियर नहीं दे रखा था किताब में, इसीलिए मैंने कोशिश करी है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बता दूं। इसका रीज़न ये है क्योंकि भारत के दृष्टिकोण से भी अफगानिस्तान महत्वपूर्ण माना जाता है और आने वाले समय में अफगानिस्तान को लेकर भारत के संबंध मजबूत करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो आपको पूरे 30 साल के बारे में देखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की शुरुआत कब हुई, तो भौगोलिक रूप से सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में भी पड़ जाता है। दूसरे अफगानिस्तान कहाँ जाता है, मध्य एशिया में भी आ जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, मध्य एशिया में भी मान सकते हो और दक्षिण एशिया में भी मान सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं इसकी स्थापना। अगर अफगानिस्तान की स्थापना की बात करते हैं तो अफगानिस्तान की स्थापना 1937 में हुई। अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय वो भारत का ही हिस्सा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अफगानिस्तान को, ब्रिटेन ने क्या किया, अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया। कब, 1937 में। इसका मतलब 1937 के बाद अफगानिस्तान ने अपना विकास करना शुरू किया। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही कोई नया देश बनता है अराजकता की स्थिति होती है, अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं 1937 से लेके कब तक, द्वितीय विश्व युद्ध तक, लगभग 1945 तक आप मान सकते हो अराजकता की स्थिति थी। इतने में द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध में फिर वही प्रॉब्लम आई, उस क्षेत्र को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था। इस तरीके से जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शीत युद्ध शुरू हुआ, तो शीत युद्ध में धीरे धीरे कौन इस पर नियंत्रण कर रहा है, एक तरफ सोवियत संघ नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ अमेरिका। क्यों, क्योंकि ये खनिज संसाधन वाला क्षेत्र माना जाता था, क्योंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पे पेट्रोलियम पाया जाता था। इसीलिए हम देखते हैं धीरे धीरे इन्होंने 1945 के बाद इस क्षेत्र पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। जहाँ एक तरफ ये नियंत्रण कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ की आंतरिक हालत भी खराब होती जा रही थी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसने, सोवियत संघ ने, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है 1979 पे किसने हमला कर दिया, सोवियत संघ ने इस पे हमला कर दिया। जैसे ही सोवियत संघ ने इस पे हमला किया, हमला करते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, तो ये पेट्रोलियम वाला क्षेत्र है जिसे कौन नहीं छोड़ना चाहेगा, अमेरिका भी नहीं छोड़ना चाहेगा। और इस तरीके से अमेरिका ने क्या किया, इसका मुकाबला करने के लिए
कुछ आतंकवादी संगठन जिसे मुजाहिदीन कहते हैं, तो ये लड़ाकू लोग होते हैं, मुजाहिदीन को स्थापित किया किसकी मदद से, सऊदी अरब और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की मदद से। यहाँ पे इन्हें ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद इनको कहाँ पे स्थापित कर दिया गया, अफगानिस्तान में सोवियत संघ के साथ लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन हम देखते हैं ये लड़ाई जो है 79 से 89 तक देखने को मिलती है और इसी तरीके से हम देखते हैं 1989 तक सोवियत संघ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और धीरे धीरे उसने अपनी सेना को यहाँ से बुला लिया और इस तरीके से हम देखते हैं 10 साल बाद सोवियत संघ के द्वारा सेना जाने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, अफगानिस्तान संकट समाप्त हो गया। हकीकत में अगर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान संकट यहाँ समाप्त नहीं हुआ बल्कि अफगानिस्तान में संकट और ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जहाँ 1989 में गणतंत्र की स्थापना की गई यहाँ पे, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मुजाहिदीन लोग भी अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरीके से यहाँ पे जो गणतंत्र या लोकतंत्र है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका। 1989 से 1992 तक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है और इस तरीके से हम देखते हैं 1992 में किसने नियंत्रण कर लिया, मुजाहिदीन ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया और ये नियंत्रण 1996 तक चलता रहा। मुजाहिदीन के बीच आपस में ही क्या हो गई, लड़ाइयाँ हो गई। इस वजह से हम देखते हैं वो भी कमज़ोर पड़ते चले गए। इसी का जो फ़ायदा उठाया वो उठाया तालिबान ने। तालिबान ये भी एक लड़ाकों का छात्र लड़ाकों का एक संगठन है। इसने अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया और इस तरीके से हम देखते हैं 1996 तक लगभग 95% अफगानिस्तान के क्षेत्र पर तालिबानों ने नियंत्रण कर लिया। केवल 5% क्षेत्र ही बाकी रह गया था और धीरे धीरे उन्होंने अपना क्या है, प्रभुत्व स्थापित कर लिया, जिसे कौन बर्दाश्त नहीं कर सकता, अमेरिका जैसा देश बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसीलिए हम देखते हैं अमेरिका का जैसे जैसे क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ता गया वैसे वैसे मुजाहिदीन या तालिबान उसका विरोध करना शुरू कर दिया और इसी का एक परिणाम था 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। इसी चीज़ को ध्यान में रखते वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया गया। जैसे ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया गया उसके बाद हम देखते हैं अमेरिका ने अपनी नीति बदली और इनके खिलाफ कठोर एक्शन लेना शुरू कर दिया। अमेरिका अब तक मानता था, अमेरिका का अब तक क्या मानना था कि ये आतंकवादी संगठन नहीं है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया कह रही है ये आतंकवादी संगठन है, अमेरिका इसको मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही 2001 में इसने अमेरिका पर हमला किया उसने भी ये मान लिया कि जो ये अलकायदा तालिबान जैसे संगठन है ये आतंकवादी संगठन है। इसीलिए 2001 में उन्होंने इसको समाप्त करने के लिए यूएनओ की सहायता से सेना भेजी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं 2001 से लेके 2011 तक लगातार अमेरिका ने इसके कई ठिकानों पर हमला किया और आतंकवादी संगठनों को समाप्त करने की कोशिश करी। एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है 2011 में। 2011 में जो अलकायदा प्रमुख था, अगर हम बात करते हैं ओसामा बिन लादेन, उसको पाकिस्तान के एटमाबाद में मार दिया गया और यहीं से हम देखते हैं अमेरिका की अब भूमिका कम होती चली गई। 2011 के बाद अगर हम देखते हैं धीरे धीरे इन्होंने अपनी सेना को वापस बुलाना शुरू कर लिया और ख़ास तौर पे हम देखते हैं उस समय बराक ओबामा की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने कहा 2014 तक हम सारी सेना को वापस बुला लेंगे। लेकिन हम देखते हैं सारी सेना को नहीं बुलाया जा सका। क्यों? क्योंकि जो भी ये मुजाहिदीन लोग हैं, आतंकवादी संगठन है, कहीं ना कहीं छिटपुट लड़ाइयाँ करते रहते हैं। इस वजह से सेना को ढंग से नहीं बुलाया जा सका और कुछ सेनाएँ वहीं पर रह गई। लेकिन हम देखते हैं हम क्या देखते हैं, जैसे ही यहाँ पे सेना को बुलाया गया, फिर अगले राष्ट्रपति की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने भी कहा कि 2020 तक हम अपनी सारी सेनाएं बुला लेंगे। लेकिन हम देखते हैं आतंकवादी गतिविधियाँ अभी भी यहाँ पे जारी थी। इसके बावजूद अगर हम बात करते हैं बहुत बड़े परिवर्तन की, अगर हम बात करते हैं 2019 के बाद कुछ अलग तरीके के बदलाव हमें अफगानिस्तान में देखने को मिलते हैं। 2019 में हम देखते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव कराया गया था। जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव कराया गया तो हम देखते हैं दो लोग आते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, एक का नाम है अशरफ गनी और दूसरे व्यक्ति का नाम है अब्दुल्ला। दो बार ये अब्दुल्ला। इस चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो अशरफ गनी को 50% से थोड़े से ज़्यादा वोट मिले थे और उन्हें राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। जो इनको समर्थन किया, अशरफ गनी को जो समर्थन किया वो किसने किया? अमेरिका और पूंजीवादी देशों ने समर्थन किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब्दुल्ला हार तो गए थे पर ये इन्हें राष्ट्रपति मानने को तैयार नहीं थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया,
इन्होंने इसका विरोध किया और खुद को भी राष्ट्रपति घोषित कर दिया, और मुस्लिम देशों ने इसका काफ़ी हद तक समर्थन किया। इस तरीके से हम देखते हैं 2019 में, ठीक है, दोबारा से अगर हम राष्ट्रपति चुनाव की बात करते हैं, 2019 में राष्ट्रपति चुनाव में इस तरीके की प्रतिनिधित्व देखने को मिलती है। तो ऐसा लगता था कि ये संकट दोबारा से बढ़ता चला जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बहुत बड़ा बदलाव हमें 2020 में देखने को मिलता है। तो 2020 में हमें दो बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। एक तो आ जाएगा ये आपका दोनों राष्ट्रपति के बीच, अशरफ गनी और अब्दुल्ला के बीच शक्ति साझाकरण समझौता किया गया। माना गया कि अगर हम क्या करें, देश के प्रशासन को चलाने के लिए पावर को, अपनी शक्तियों को बांट ले तो प्रशासन को चलाने में आसानी होगी। एक तो प्रशासन चलाने में आसानी होगी, दूसरा जो आतंकवादी संगठन है उन्हें भी शांत किया जा सकता है। इस तरीके से एक चैन और अमन का माहौल यहाँ पे बनाया जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं 2020 की एक महत्वपूर्ण घटना क्या मान सकते हो, शक्ति साझाकरण समझौता, जिससे यहाँ का एक अच्छा माहौल बन सकता है। ये भारत के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो हुआ वो है शांति समझौता। शांति समझौता किसके बीच, ये है आपका अमेरिका और आतंकवादी संगठन तालिबान के बीच में देखने को मिलता है। हालांकि अगर हम भारत की बात करते हैं, भारत हमेशा तालिबान का विरोध करता है, पर पहली बार हम देखते हैं 2020 में भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया था ताकि शांति स्थापित की जा सके। और पहली बार हम देखते हैं अमेरिका और तालिबान के बीच 2020 में जो ये समझौता हुआ ये काफ़ी हद तक सफल माना जा सकता है। इसके अंतर्गत माना गया, ये हुआ कहाँ पे था, दोहा जो राजधानी हो किसकी है, कतर। अगर हम बात करते हैं पश्चिम एशिया का देश है कतर, वहाँ की राजधानी है दोहा, वहाँ पे ये शांति समझौता किया गया था। किसके बीच, अमेरिका और तालिबान के बीच हमें देखने को मिलता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये माना गया कि अमेरिका 14 वर्ष, ठीक है, तो 14 वर्ष नहीं 14 महीने, अमेरिका क्या करेगा, 14 महीने में अपनी पूरी सेना वापस बुला लेगा। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो जो लड़ाई या जो संकट 1979 में शुरू हुआ था, तो हम उम्मीद कर सकते हैं वो कब समाप्त हो जाएगा, 2020 तक समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है 30 साल के बाद 2020 में उम्मीद है कि शायद यहाँ पे शांति स्थापित हो सकती है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।